हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं जन वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम हर जगह देखी जा सकती है, गांव मोहल्ले में। इसके साथ साथ ये पूरे भारत की सेवा देने वाली एक केंद्रीय और राज्य सरकार की सेवा है। यह कमज़ोर वर्गों के लिए हितकारी सेवा है, एक कल्याणकारी राजमार्ग। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में इस शब्द का जिक्र किया है कि न्यूनतम पोषक तत्व राज्य बनाए रखेगी। एक राज्य एक मानक बनाए रखेगी कि न्यूनतम पोषक तत्व की आपूर्ति राज्य किस तरीके से करेगी। या डीपीएसपी में आपको मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी के बारे में, तो वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन फिलहाल पीडीएस को लेकर के बातें चल रही है, तो पीडीएस में हर एक पहलू को जानेंगे। पीडीएस की क्या प्रस्तावना है, इसकी क्या मुख्य कमजोरियां हैं, इसकी क्या समाधान है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल क्यों इतना सफल हुआ, दिल्ली का पीडीएस मॉडल और मणिपुर का पीडीएस मॉडल क्यों इतना विफल हो गया, और बाकी सारे देशों में किस तरह से पीडीएस सिस्टम को चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये क्लास 11th का एनसीईआरटी में पीडीएस जन वितरण प्रणाली को लेकर के जो टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्लास 11th के विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, इसको हम लोग सावधानी से पढ़ते हैं। तो मेरे साथ लगे रहिए। पीडीएस ये टॉपिक है। पीडीएस इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली इसको कहते हैं। और जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो वंचित समुदाय है, जो वंचित वर्ग है, जिनको न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। तो इनकी प्रस्तावना से लेकर के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में आइए। प्रस्तावना। और मेरे साथ साथ उन विद्यार्थियों को बेहद इंपॉर्टेंट लिखने की ज़रूरत है जो क्लास 11th की पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है। तो प्रस्तावना नंबर 1, प्रस्तावना में यह केंद्र और राज्य सरकार और सरकारों द्वारा चलाया गया एक प्रणाली है। इसका मतलब साफ साफ है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको रेगुलेट करते हैं, दोनों इसका संचालन करते हैं। आप कोविड के टाइम में देखे होंगे कि कोविड के टाइम में किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिल करके कोविड की महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़े। उसमें से एक पीडीएस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जन वितरण प्रणाली का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो इस तरह से प्रस्तावना का नंबर 1 आप इसको लिख लीजिए। नंबर 2, यह प्रणाली न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। ठीक है, जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, जो अनिवार्य आवश्यकता है, उसको ये पीडीएस सिस्टम प्रोवाइड कराती है, पूर्ति कराती है। नंबर 3, दोस्तों आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पढ़े हैं, जिसमें राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य एक लेवल तक, एक स्तर तक पोषण स्तर को बनाए रखेगा। तो वो आर्टिकल 47 में उल्लेखित है, उसके बारे में भी आप लिखना है। 47, ये आर्टिकल 47 है, जिसमें उल्लेख किया है कि राज्यों को पोषण का आहार, पोषण के स्तर को बनाए रखना अनिवार्य है। इनकी राज्य
पोषण का स्तर बनाए रखेगा। ठीक है, तो ये तीन प्रस्तावना में तीन बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। आर्टिकल 47 की बात कि राज्य को ये दायित्व है कि वो एक खास लेवल तक पोषण का स्तर बनाए रखेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी में जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है पोषण स्तर को लेकर के, ताकि एक ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर का लेवल मेंटेन रहे। स्कूलों में एमडीएम योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही सरकार की कई सारी अन्य योजनाएं भी हैं जहां पर पोषण स्तर को बनाए रखने को लेकर के बातें कही जा रही है। अब तो पीडीएस सिस्टम में मिलेट्स को लेकर के भी प्रस्ताव रखा गया है कि मिलेट्स में आने वाले जितने भी दलहन है, तिलहन है या अनाज है, उन सबको शामिल करके पीडीएस की डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल कर दिया जाएगा। तो प्रस्तावना हम लोग पढ़ लिए। अब पीडीएस की मुख्य कमजोरी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द पीडीएस, इसकी मुख्य कमजोरी। ठीक है, कमजोरियां। तो सबसे पहले कमजोरी को लेकर के बात करें, पीडीएस क्यों मतलब कमजोर है और इनकी क्या क्या कमजोरियां हैं, सफलता के मायने में ये कहाँ तक है, इनको लेकर के बातें करेंगे। तो इनको भी आप लिखते जाएं। कमजोरियों में से सबसे प्रथम ये है, यह आवश्यक वस्तुओं में से सिर्फ 25% ही पूरी कर पाती है, बाकी 75% आवश्यक वस्तुओं के लिए बाजार या खुले बाजार का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो निर्धन वर्ग होते हैं जिन्हें न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो पीडीएफ जो है उन्हें 25% ही पूरी कर पाते हैं, बाकी 75% के लिए उन्हें बाजार की तलाश करनी पड़ती है, तब जा कर के वो उन्हें आवश्यक वस्तुएं मिल पाती है। और देखिए दोस्तों, आवश्यक वस्तुओं में से किसको आवश्यक वस्तु कहा जाए, जैसे गुड़। गुड़ एक बहुत आवश्यक वस्तु है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और कार्बोहाइड्रेट सबको चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट पीडीएस की प्रणाली में गुड़ के रूप में नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूरत है जो कि नेसेसरी है, जो कि अनिवार्य है, लेकिन गरीबों को ये उपलब्ध नहीं हो पाता है ना। जैसे कि आप खाने वाले तेल को सरसों तेल, इस तरह से चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती है, बहुत नेसेसरी है, जबकि वो जीवन जीने के लिए तो वसा की तो अनिवार्य आवश्यकता है ही, तो ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है, इसे खुले बाजार में जाना पड़ता है, तो ये एक कमजोरी है। नंबर 2, अब नंबर 2 कमजोरी को लिखिए, और यहाँ पर लिखना है कि जो उच्च आय वाले लोग हैं, वे जो उच्च आय वाले लोग होते हैं वे गरीब का कार्ड बीपीएल दिखाकर या बनवाकर अधिकतम लाभ ले जाते हैं, और निर्धन जो सच में गरीब है लाभ नहीं ले पाते। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे बीपीएल है,
तो बीपीएल का कार्ड, काफ़ी सारे ऐसे वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, जिनके पास खूब धन संपदा है, फिर भी वो बीपीएल का कार्ड बनवा के रखे हैं, क्योंकि वो उन्हें लाभ चाहिए, उनको लाभ लेने के लिए वो बनवा चुके हैं। इसका मतलब है कि जो सच में निर्धन है, जो निर्धन की कैटेगरी में आता है, उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि अधिकांश अमीर वर्ग ने इस पर अपना अधिकार बना के रखा है, बीपीएल कार्ड बना के रखा है, और वो लाभ लेते आ रहे हैं। तो आपको ये भी लिखना है मुख्य कमजोरियों में से क्या कमजोरियां हैं इनका, बीपीएल पीडीएस का। और कमजोरियों की श्रृंखला में नंबर 3 आइए, जस्ट अ वेट। नंबर 3, यहाँ पर देखिए वस्तु जो होता है, गुड्स, इसमें एक शब्द है, वो है FAQ, मतलब फेयर, एवरेज, क्वालिटी। ये इसको मेंटेन नहीं रख पाता है। ठीक है, कोई भी, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, उसकी जो मानक गुणवत्ता होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं रख पाता है। इसके बाद खाद्यान्न की गुणवत्ता, ये भी मेंटेन नहीं रह पाती है। ठीक है, इनकी विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, इनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता, इनके स्टोरेज पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जैसे चावल हो गया, चावल के बारे में कहा जाए तो अब देखिए, जब स्टॉक करती है गवर्नमेंट, तो स्टॉक जहाँ भंडारण करता है, भंडारण जहाँ करता है, तो वहाँ पर उतनी गुणवत्तापूर्ण सावधानियों से रखना, ये सारी बातें नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ढेर होता है ना चावल की, वहाँ पर कोई साफ़ सुथरे वाली जगह नहीं होती, जिस वजह से एक आंकड़े में कहा गया कि इस ढेर लगे हुए चावल में से लगभग 35% तो यहीं पे सड़ जाता है, निचले वाले हिस्से में ही सड़ा हुआ हिस्सा बन जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि स्टोरेज में दिक्कत है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है स्टोरेज में। तो आपने ये देखा, एक ये भी तीसरा कारण है, इसको भी आप नोट डाउन करिए, इसको लिखिए। चौथा, उच्च लागत लगाकर सरकार कम कीमत पर वितरण करती है। अब ये वस्तु के संबंध में कह रहे हैं, वस्तु के संबंध में ये क्या कह रहे हैं, देखिए, जैसे जो आंकड़ा, जिस आंकड़ा के बारे में कह रहे हैं, वो आंकड़ा ये कहता है कि 1 रुपये वस्तु का सामान जो है, उसको पहुंचाने में सरकार खर्च करती है 3 रुपये 60 पैसे, इतने रुपये खर्च करती है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि 20 रुपये का सामान अगर हमको चाहिए, तो 20 रुपये का सामान पहुंचाने में सरकार कितने खर्च करेंगी? तो ये 20 गुने 3.60, इसका मतलब 36 दुना 72, और 2 शून्य लगा दें हम, इसका मतलब 72 रुपये वो खर्च करते हैं 20 रुपये का सामान देने के लिए। तो ये आंकड़ा देखिए, 20 रुपये का सामान हमें देने के लिए सरकार 72 रुपये खर्च करती है, तब मेरे पास 20 रुपये का सामान आता है। ज़रा सोच के देखिए कि सरकार अगर ऐसे करे कि डीबीटी के माध्यम से वो 20 रुपये हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में डाल दे, तो हम ओपन मार्केट में जा कर के
अपनी 20 रुपये का सामान ले सकते हैं और उन्हें अतिरिक्त पैसे की नुकसान झेलनी नहीं पड़ेगी, है ना। उन्हें 52 रुपये की बचत हो जाएगी यदि सरकार चाहेगी ऐसे तो एक कमज़ोरी ये भी है कि सरकार 1 रुपये का सामान देने के लिए 3.5 रुपये से ज़्यादा खर्च करती है। तो एक कमज़ोरी ये भी है, इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, कमजोरियों की श्रृंखला में नंबर 5 में और एक कमजोरी है जो सबको वस्तु के संबंध में कही जा रही है कि ये जो रिसाव है, ये रिसाव किस रेट में है। तो रिसाव का दर ज़्यादा होना और रिसाव लीकेजिंग का मतलब होता है कि बाज़ार में वस्तुएं आ जाना, बाज़ार में वस्तुएं फैल जाना। ये कैसे होता है, आप देखे होंगे मित्रों, कई बार ये होता है कि जब राशन की दुकान आप जाओगे तो उसमें से जो चावल और गेहूं मिलता है, हो सके आपका ही मन करता होगा कि ये मार्केट में जाके बेच आएँ, तो ये रिसाव है। इसी के बारे में कह रहे हैं। रिसाव के मामले में झारखंड कितना है, बाकी और जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, रिसाव के मामले में मणिपुर सबसे आगे है। मणिपुर में 97.8% रिसाव हो जाता है। इसका मतलब सोचिए राज्य सरकार किस तरह से पॉलिसी बनाती है। ये राज्यों की बात है, केंद्र की बात ही नहीं है। राज्य किस तरह से पॉलिसी बनाती है जो कि रिसाव का रेट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और एक दिल्ली देखिए आप, जो संघ शासित राज्य में आते हैं, दिल्ली मतलब जहाँ पे सीएम की व्यवस्था है, फिर भी यूटी में आने वाला है दिल्ली। हमारा जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वो वहाँ पर 82% लीकेजिंग है। 82% दिल्ली में, ठीक है, DELHI, दिल्ली में 82% लीकेजिंग है। और एक राज्य हम बोलते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़, और यहाँ पर 0% लीकेजिंग है। तो राज्यों की ये आंकड़ा है। सोच के देखिए कि छत्तीसगढ़ अगर चाहेगा तो लीकेजिंग को बढ़ा सकता है, लेकिन इन्होंने एक सही तरीका अपनाया, सही फॉर्मूले पे चला, लीकेजिंग को ये रोक के रखा है। इसका मतलब है कि पीडीएस के अंतर्गत आने वाला जितना भी खाद्यान्न है, जितना भी वस्तुएं हैं, सबका यूटिलाइज हो रहा है, यहाँ पे उपयोग हो रहा है, यहाँ पे व्यर्थ नहीं जा रहा है यहाँ पे, और बाज़ार में लीकेजिंग नहीं हो रहा है। जो सच में हकदार हैं उनके हाथ में ये चीज़ें आ रहे हैं, और हाथ में आने के बाद वो उपयोग भी कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का मॉडल एक है पीडीएस मॉडल, छत्तीसगढ़ का जन वितरण प्रणाली का मॉडल, ये हम लोग भी पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि मणिपुर की हाल ऐसा क्यों है, दिल्ली की ऐसा हाल क्यों है। तो लीकेजिंग का मामला भी कहीं ना कहीं है पीडीएस के सिस्टम में। तो नंबर 5 में ये कमजोरियां आप इसको लिखिए। और नंबर 6 कैश ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं होना, ये सबसे बड़ी समस्या में से एक है मित्रों। ये भी आप इसको लिखिए कि कैश ट्रांसफ़र है ना, जैसे कि यदि हम कोई सामान लेना चाहें तो गवर्नमेंट सीधे कैश ट्रांसफ़र कर देगी, तो उसको हम ले सकते हैं, ओपन मार्केट में ले सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं कि जहाँ पर सामान भेजा गया है और सरकार को किसान से लेना ही चाहिए, और किसान ये भी कर सकती है कि उसे ओपन मार्केट में वो बेच सकती है, सरकार को अतिरिक्त घाटा नहीं लगेगी। जिससे कि उस आंकड़े ने क्या बताया कि 1 रुपये की सामान को गरीब आदमी तक पहुंचाने में सरकार को 3 रुपये 60 पैसे की खर्च हो जाती है। तो जो एक कमीशन बैठाया गया था, उस कमीशन ने रिकमेंडेड किया सरकार को, उनको सुझाव भी दिया और उनकी क्षति भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार डीबीटी के माध्यम से कैश ट्रांसफ़र करती है
तो सरकार 30,000 करोड़ की बचत कर सकती है वार्षिक। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी रकम है, 30,000 करोड़ इसकी बचत कर सकती है। तो वो कमीशन इस बात को कहा सरकार को कि आप ये बेकार की जो खर्च हो रही है बीच में ₹3.5 से ज़्यादा, वो मत करिए, डीबीटी के माध्यम से आप कैश ट्रांसफ़र करिए। तो कैश ट्रांसफ़र करने से क्या हो जाता है कि जो भी जिनको चाहिए सामान वो ओपन मार्केट में जाके परचेज कर सकता है, वो ले सकता है। तो एक ये भी है, इसको आप नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा। तो कमजोरियों की श्रृंखला में ये अंतिम है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पीडीएस की सिस्टम में और किस तरह से सुविधाएं होनी चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल जानेंगे। पहले जान लीजिए छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल। जन वितरण प्रणाली मॉडल। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर गरीबी भी खूब बड़ी मात्रा में है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था ने पीडीएस में देखिए आप लीकेजिंग को जीरो कर रखा है, न्यूट्रल कर रखा है, कभी लीकेजिंग नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या क्या ऐसा मॉडल है जो कि लीकेजिंग नहीं हो रहा है, क्यों इतना सफल हुआ, छत्तीसगढ़ क्यों इतना सफल हुआ, छत्तीसगढ़ के नक्शे कदम को फॉलो करने वाले राज्यों में से जैसे उड़ीसा, उड़ीसा क्यों छत्तीसगढ़ को फॉलो करके अभी आगे बढ़ रहा है, और क्या इस तरह की व्यवस्था को प्रत्येक भारतीय राज्यों में अप्लाई होना चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे इसको। तो क्या है इसकी मॉडल, ये देखिए। तो नंबर 1 में ये मॉडल लिखा है कि इन्होंने पीडीएस प्रणाली को सहकारी संघ में चलाने की योजना बनाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये समझा कि जो जन वितरण प्रणाली है उसको हम किनको दें ताकि वो सफल कार्यान्वयन और सफल सुयोजन से इसको चला पाए। जैसे अगर व्यक्तिगत किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को देता है कि लो भैया आपको पीडीएस दिए हैं, ये संचालन करिए, तो हो सके वो करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है और अपनी सुव्यवस्था को कुव्यवस्था में बदल सकता है। इसलिए वहाँ की सरकार ने कहा कि हम सहकारिता प्रणाली और सहकारिता संघ जिनको हो उनको देंगे, और जहाँ सहकारिता होती है वहाँ सोशल सर्विस की बात आती है, समाज सेवा की बात आती है। इस तरह से सहकारी संघ में इस तरह की अड़चन नहीं आती है। तो सहकारी संघ में कौन कौन आता है, जैसे कि देखें किसान संघ, महिला संघ, महिला संघों में एसएचजी का नाम आप लोग सुने होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, तो इनको भी जिम्मा दिया गया है। ठीक है, जैसे तो ये पीडीएस प्रणाली को चलाने की योजना बनाई गई उन्होंने कि सहकारिता संघ को, सहकारी संघ को, कॉरपोरेटिव यूनियन को इनको दिया जाए ताकि ये सही ढंग से इनका कार्यान्वयन और संचालन करे। तो छत्तीसगढ़ का जो वितरण प्रणाली का मॉडल है उसमें से एक ये है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, आगे लिखेंगे हम। नंबर 2, इन्होंने दुकानदार को सार्वजनिक और निजी सामान या वस्तु बेचने या वितरण करने की अनुमति प्रदान की। तो दोस्तों बात ये है कि जन वितरण प्रणाली में क्या सिस्टम कर रखा है, बाकी स्टेट में देखिए तो उसमें एक दुकानदार को, जिन्हें कई राशन को बांटना पड़ता है, कई तरह की गुड्स को बांटना पड़ता है, वस्तु को बांटना पड़ता है, तो
वो सिर्फ वस्तु ही बांटते हैं। छत्तीसगढ़ की मॉडल ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया कि दुकानदार को बोला कि जो इनका जिम्मा लिए हैं सहकारी संघ में, जो भी इनका जिम्मा लिए हैं या समूह ही क्यों ना हो, एसएचजी समूह ही क्यों ना हो, उनको ये कहा गया कि आप सार्वजनिक वस्तु में आने वाले जितने भी सामान हैं वो तो वितरण कर ही लेंगे, उसके साथ साथ आप दुकान खोल दीजिए, राशन की दुकान, और राशन की दुकान भी चलाइए। क्योंकि मान लीजिए कि कोई आदमी 24 घंटा किसी व्यापार के बारे में सोचता है, ठीक है, और उससे उतना लाभ नहीं हो पाता है जबकि खाली बैठे रहता है। मान लीजिए कि एक आदमी को सिर्फ गेहूं ही वितरण करना है, तो गेहूं ही वितरण क्यों करेगा, चावल ही वितरण क्यों करेगा, क्यों नहीं वो राशन का दुकान लेके बैठ जाएगा। जबकि समय समय के हिसाब से जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उसका भी वितरण हो जाए, और जो बाकी टाइम बचता हो उसमें वो निजी सामान को बेचना शुरू कर दे। ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसमें भ्रष्टाचार कम होगी। क्यों? देखिए, हमारे यहाँ जब अंग्रेज शासक थे तो अंग्रेज शासकों में से लॉर्ड वेलेजली कहें आप, लॉर्ड डलहौजी कहें, है ना, लॉर्ड कर्जन कहें, और उससे पहले जो गवर्नर यहाँ रह चुके थे वारन हेस्टिंग्स, तो इन सब ने इस चीज़ को समझा कि यदि किसी कार्यकर्ता को सैलरी कम दी जाती है तो वो करप्शन में शामिल हो जाता है। और पीडीएस सिस्टम में छत्तीसगढ़ की मॉडल में ये जो कर रहा है ये मतलब उन्हीं का नक्शे कदम पे चलने की प्रयास। इसमें क्या होगा कि कोई दुकानदार मान लीजिए 24 घंटा में से अपना जो भी समय निकाल के अपनी सामान को बेचेगा मार्केट में, मतलब ये ओपन मार्केट की तरह काम करेगा, तो वो खुद का लाभ कमाएगा और उसका दिन में जो समय दिया जाता है वो समय बेशकीमती समय जो होता है उसका सदुपयोग हो जाएगा। खुद के लाभ के लिए वो कई सारे रुपये इकट्ठे कमा जाएंगे। इस तरह से वो खुद ईमानदारी और भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे, है ना। सोच के देखिए कि सिर्फ पीडीएस प्रणाली से मान लीजिए कोई व्यक्ति 4,000 रुपये कमाता है, कमीशन के रूप में कमाता है, और 4,000 रुपये उनको बांटना भी तो है, उनको बांटना भी है, सरकार सहकारी क्षेत्र में उसे बांटना भी है, अपने ग्रुप वाले को देना है। तो ग्रुप वाले को बांट के कितना बचेगा उसके पास? अब मान लीजिए कि 10 आदमी है उस ग्रुप में, तो उसके लाभ को 10 आदमी में वितरण करना है, तो 400 रुपये बचेगा सिर्फ। 400 रुपये के लिए कौन इतना जोखिम और मेहनत करेगा, है ना। और यदि वो दुकान दे देगा तो दुकान देने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी आमदनी समझिए कि 40,000 हो जाएगी। और 40,000 की आमदनी को अगर हम 10 हिस्सा में बांटें तो 4,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। तो इसमें खुशी खुशी आदमी पीडीएस का संचालन करेगा, और ना तो उसमें चोरी होगी, नहीं उसमें भ्रष्टाचार होगा, नहीं उसमें अनियमितता बरती जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की जो ये व्यवस्था है इसमें ये किया गया है। और एक चीज़ जैसे कि दाल भात योजना है, दाल भात योजना में भी इस तरह से बुद्धिमत्ता वाला काम किए गए हैं, जिसमें से दाल भात योजना का सही रूप में संचालन एकदम दक्षिण भारतीय मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में व्यवस्थित किया जा रहा है। दाल भात योजना भी वहाँ साकार और बेहतरीन परिणाम ला रहा है। तो नंबर 2 में ये छत्तीसगढ़ का मॉडल था। इसको लिखिए, मैं मिटाता हूँ, पॉज करके लिख लीजिएगा। नंबर 3, जीपीएस प्रणाली और येलो कलर का उपयोग पीडीएस के वाहन में करना। विद्यार्थियों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिस वाहन से राशन का सामान लाया जाता है ना, तो उस वाहन में कई तरह की भ्रष्टाचार शामिल गतिविधियां शामिल होती है, भ्रष्टाचार लिप्त होती है। जैसे जो चावल की थैले होते हैं, गेहूं के थैले होते हैं, उनकी वजन को कम किया जाता है, ठीक है। उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। हमने जैसे देखा जहाँ तक कि ये बोरा है, ये बैग है, ठीक है, ये बैग है, और ये बैग होता है जूट का होता है, ठीक है, जूट का होता है। और जूट के बैग को आसानी से आप छेद कर सकते हो,
तो इसमें छेद करने की एक व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? एक धारदार पाइप है, ठीक है, ये पाइप है धारदार। इस पाइप में ये नुकीली है, बस नुकीली धारदार पाइप है। इसको अगर हम यहाँ छेद कर दें, घुसा दें, तो इसके माध्यम से, मतलब इसमें जो रास्ता है, इसके माध्यम से चावल निष्कासित हो सकता है, निकल सकता है बाहर। और इसको हम करप्शन के रूप में खुले मार्केट में बेच सकते हैं, या खुद का अपना भ्रष्टाचार वाली जो अ, चावल है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या करती है, बोरा की जो एक्चुअल वजन है वो कम कर देती है। बोरा की जो एक्चुअल वजन है वो कम कर देती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो दुकानदार है वो संशय में रहते हैं, पता नहीं कितना है कितना नहीं, और इस वजह से वो क्या करते हैं कि भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। तो ये ना होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीपीएस प्रणाली अगर किसी लगा दें किसी ट्रक में, तो ये पता चल जाता है कि वो ट्रक कहाँ रुकी है, किस रूट में जा रही है ना, कितने देर कहाँ पे स्टॉप हुआ है। अगर पेट्रोल पंप में तेल भरवा रहा है तो जीपीएस प्रणाली ये बोल देता है कि कहाँ पर रुका है गाड़ी, और कितना क्या कुछ कर रहा है, टाइम पे क्यों नहीं आया, इसकी पता चली जाती है। उस तरह से येलो कलर, पीला रंग बनाया गया है जन वितरण प्रणाली के गाड़ी में। अब पीला कलर वहाँ का एक मतलब स्लोगन समझिए बन चुका है। लोगों के मनोमस्तिष्क में ये बात छा गई है कि पीला कलर जहाँ देखो समझिए पीडीएस की गाड़ी है। और पीडीएस की गाड़ी में किसी भी तरह का हेर फेर वाली गतिविधि हो तो समझ जाते हैं वहाँ के लोग कि पीडीएस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो येलो कलर जो होता है दूर से ही फोकस मारने वाला चीज़ होता है, वो दूर से ही दिखता है, ठीक है। और जब दूर से दिखने वाला कोई चीज़ है गाड़ी, तो वो है पीडीएस की गाड़ी, तो लोग भी समझ जाते हैं कि देखें जाके क्या होता है। लोगों की निगरानी बहुत ज़्यादा हो जाती है पीला कलर में, इसलिए वहाँ पर पीला कलर और पीडीएस सिस्टम को गाड़ी में फीड किया है, जिससे वहाँ के जो लेबर हैं, जो सामान फीड करते हैं गाड़ी में, वो फिर भ्रष्टाचार नहीं कर पाते हैं, वो अनियमितता नहीं बरत पाते हैं। तो नंबर 3 में ये था, आप लिखिए नंबर 4। डी बी टी और साथ ही एक्सचेंज तरीका से वस्तुएं को प्राप्त करना। दोस्तों ये भी है, इसको आप भी लिखिए, ठीक है। तो नंबर 3 और 4 देख लिए। अब आगे देखिए, पीडीएस का छत्तीसगढ़ मॉडल। ये मैंने पढ़ लिया। अब जानना है पीडीएस का राजस्थान मॉडल। यही है, बस राजस्थान मॉडल है। क्या है राजस्थान मॉडल? ठीक है, वहाँ भी पीडीएस सिस्टम है, लेकिन क्या है वहाँ का मॉडल, ये देखिए। सबसे पहला मॉडल वहाँ का है डोर टू डोर सर्विस। जैसे दिल्ली की सरकार ने इस बारे में स्टेप उठाया था और कदम उठाया था कि जब भी पीडीएस का हमें वितरण करना ही है तो डोर टू डोर क्यों न करें, जिसमें जनहित के बारे में ज़्यादा कल्याण होता है, ठीक है। डोर टू डोर सर्विस,
इसके बारे में कह रहा था। तो राजस्थान की मॉडल में ये एक्सेप्ट किया है और वहाँ पे अप्लाइड है। नंबर 2, सहकारिता और कंपनी को जिम्मा देना। देखिए दोस्तों, क्या है कि राजस्थान की मॉडल में कंपनी को जिम्मा दिया गया कि आप वितरण का सारा कार्यभार संभालें और डोर टू डोर सर्विस दें। ठीक है। उसमें से कुछ कंपनियां हैं जो कि एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता की भूमिका निभाता है, और जहाँ पे प्रतियोगिता होती है वहाँ स्पष्टता और जवाबदेही भी आ जाती है। इस तरह से राजस्थान की पीडीएस मॉडल भी काफ़ी हद तक सफल रहा। अब हम लोग जानेंगे कि पीडीएस की प्रणाली में सुधार कैसे हो।